नमस्कार। आज हम 2027 में जो भारत की अगली जनगणना होने वाली है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास इससे जुड़े कुछ लेख और जानकारियां हैं, तो सोचा क्यों ना मिलकर देखें कि इसमें क्या-क्या खास होने वाला है। बिल्कुल, ये काफी अहम जनगणना होने वाली है। हाँ, तो इस बातचीत का मकसद यही है कि जो आने वाली जनगणना है उसकी मुख्य बातें क्या है, प्रक्रिया क्या होगी और इसका महत्व क्या है। सही है। क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसे पिछली जनगणनाओं से काफी अलग बना रही हैं। जी हाँ, दो बड़ी बातें इसमें। हाँ, वही मैं कह रही थी। एक तो ये कि भाई ये भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल है इस बार। और दूसरी, जो शायद और भी अहम बात है, कि 1931 के बाद पहली बार इसमें ठीक तरह से मतलब व्यवस्थित रूप से जाति आधारित गणना भी शामिल की जा रही है। जी, ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो चलिए इसी पर थोड़ी और बात करते हैं, इसे खोलते हैं जरा। जरूर। तो पहले ये बताइए, सुनने में आया है कि ये जनगणना 2 अलग-अलग चरणों में होगी। हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। 2 फेज होंगे इसके। क्या है ये चरण और कब शुरू होंगे? देखिए, पहला चरण है मकान सूचीकरण कार्य, अंग्रेजी में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन या HLO कहते हैं। चलो ठीक है। हाँ, इसमें क्या होगा कि देश भर के सभी घरों की मौजूदा स्थिति, उनके पास क्या संपत्ति है, कौन सी बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे पानी, बिजली वगैरह, इसका डेटा इकट्ठा किया जाएगा। अच्छा, और ये कब से शुरू होगा? योजना है कि ज्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाए। अप्रैल 2026 से? जी, लेकिन इसमें एक बात है मौसम की। अच्छा। हाँ, जो बर्फीले इलाके हैं हमारे, जैसे लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल, उत्तराखंड। हाँ हाँ, जहाँ बर्फ पड़ती है। बिल्कुल, वहां पे ये काम थोड़ा पहले शुरू करना पड़ेगा। मतलब 1 अक्टूबर 2026 से शुरू हो जाएगा। ताकि बर्फबारी से पहले निपट जाए। सही पकड़ा आपने, ताकि काम में दिक्कत ना आए। ये तो समझदारी की बात है। ठीक है, तो ये तो हुआ पहला चरण, HLO मतलब घरों की गिनती। जी। इसके बाद फिर लोगों की गिनती वाला चरण, वो कब और कैसे होगा? हाँ, वो है दूसरा चरण, जिसे जनसंख्या गणना या पॉपुलेशन एन्यूमरेशन मतलब PE कहते हैं। PE, ओके। ये चलेगा 1 फरवरी 2027 से लेके 1 मार्च 2027 तक। फरवरी 2027 से मार्च 2027। जी, इसमें फिर हर एक व्यक्ति की जानकारी ली जाएगी, जैसे उनकी उम्र, लिंग, शिक्षा का स्तर, क्या काम करते हैं, मतलब जनसांख्यिकी आंकड़े। और साथ ही सामाजिक वार्थिक जानकारी, सांस्कृतिक जानकारी, और जैसा आपने शुरू में कहा था, इस बार जाति का डेटा भी इसी चरण में इकट्ठा किया जाएगा। जाति का डेटा भी इसी PE वाले चरण जी में? हाँ, इसी में। और इसके लिए एक संदर्भ तिथि यानी रेफरेंस डेट भी तय की गई है। रेफरेंस डेट वो क्या होती है? मतलब एक कट ऑफ टाइम। ये है 1 मार्च 2027 की आधी रात 0000 बजे। इसका मतलब है कि उस खास समय पर जो व्यक्ति जहां होगा उसकी गिनती वहीं मानी जाएगी। अच्छा, चाहे वो उसका परमानेंट घर ना भी हो? जी हाँ, और बर्फीले इलाकों के लिए ये रेफरेंस डेट पहले होगी 1 अक्टूबर 2026। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब ये जो जाति गणना की बात है, ये वाकई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये 1931 के बाद मतलब करीब 96 साल बाद हो रहा है। बिल्कुल, आजाद भारत में ये पहली बार होगा जब जनगणना में इतने सिस्टमैटिक तरीके से जाति के आंकड़े जुटाए जाएंगे। पहले क्यों बंद कर दिया था इसे 1931 के बाद? देखिए, उसके पीछे कई कारण थे, सामाजिक राजनीतिक बहसें थीं, लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि इसे फिर से शामिल किया जाए। इसका असर क्या हो सकता है? जाहिर है, उम्मीद यह है कि इससे हमें समाज की संरचना को और बेहतर समझने में मदद मिलेगी और शायद सरकारी नीतियां और योजनाएं ज्यादा टारगेटेड तरीके से बन पाएंगी। ये तो हुई जाति की बात। अब वो जो दूसरी बड़ी बात थी, इसका पूरी तरह डिजिटल होना, इसका क्या मतलब है ग्राउंड पर? इसका मतलब है कि अब वो कागज पेंसिल वाला काम काफी हद तक खत्म। अरे वाह! हाँ, डेटा इकट्ठा करने के लिए जो गणक होंगे, मतलब इन्यूमरेटर्स, वो एक खास मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करेंगे। टैबलेट या फोन पर? जी बिल्कुल। और साथ ही एक सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल भी होगा। सेल्फ इन्यूमरेशन मतलब लोग खुद भर सकते हैं? हाँ, अगर कोई चाहे तो वो खुद ही ऑनलाइन जाकर अपनी और अपने परिवार की जानकारी भर सकता है। ये वाकई में एक बड़ा तकनीकी बदलाव है। भारत की पहली जनगणना होगी ये। पहली जनगणना? ये तो बहुत महत्वाकांक्षी लगता है इतने बड़े देश में। है तो। और इसमें कितने लोग लगेंगे, मतलब गणक और सुपरवाइजर मिलाकर? अनुमान है कि करीब 34 लाख, 3.4 मिलियन लोग। 34 लाख? जी, इतने सारे लोगों को ट्रेनिंग देना, उन्हें डिवाइस उपलब्ध कराना और ये सुनिश्चित करना कि दूर दराज के इलाकों में भी कनेक्टिविटी रहे,
ये बहुत बड़ी चुनौती है। बेशक, खासकर जब पहली बार हो रहा है ये सब डिजिटल। जी अच्छा, एक बात और, ये जनगणना तो पहले 2021 में होनी थी, सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल, इसका शेड्यूल 2021 का ही था। तो इतनी देरी क्यों हुई? वजह तो आप जानती हैं, कोविड-19 महामारी। हाँ, वो तो था ही। उस समय इतने बड़े पैमाने पर लोगों के घर जाना, उनसे मिलना, ये सब ना तो सुरक्षित था और ना ही लॉकडाउन की वजह से संभव था। सही बात है। फिर बाद में भी तारीखों को लेकर थोड़ी अनिश्चितता रही। अप्रैल 2026 की भी बात आई थी बीच में। हाँ, मैंने भी सुना था। लेकिन अब जो साफ हुआ है उसके हिसाब से पहला चरण अप्रैल 2026 में ही शुरू हो रहा है। ठीक है, तो अब सब कुछ पटरी पर आ रहा है धीरे धीरे। उम्मीद तो यही है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें, तो इस जनगणना का निचोड़ क्या है? मतलब बड़ी तस्वीर क्या है? देखिए, निचोड़ ये है कि ये जनगणना सिर्फ हमें आबादी के ताज़ा आंकड़े नहीं देगी, ये कई मायनों में ऐतिहासिक है। एक तो इसका डिजिटल होना, हाँ, और दूसरा लगभग 100 साल बाद जातिगत आंकड़ों का वापस आना। अगर हम इसके असर की बात करें तो यहाँ से जो डेटा निकलेगा उसका प्रभाव आने वाले कई सालों तक दिखेगा। किस तरह का प्रभाव? सरकारी नीतियाँ कैसे बनेंगी, विकास योजनाएं किन इलाकों पर ज्यादा ध्यान देंगी, संसाधनों का बंटवारा कैसे होगा, ये सब काफी हद तक इन नए आंकड़ों पर निर्भर करेगा। और डिजिटल होने से? डिजिटल होने से उम्मीद है कि डेटा प्रोसेसिंग तेज होगी, शायद ज्यादा सटीक भी हो, और जातिगत डेटा जुड़ने से, जैसा मैंने कहा, सामाजिक कल्याण की योजनाएं शायद और बेहतर तरीके से डिजाइन की जा सकें। यानी ये आंकड़े भविष्य की दिशा तय करने में बहुत अहम होंगे। बिल्कुल। चलिए, जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। ये जो दो चीजें एक साथ हो रही हैं, जनगणना का पूरी तरह डिजिटल होना और साथ ही इतने सालों बाद जातिगत जानकारी का वापस जुड़ना, इन दोनों का एक साथ होना डेटा की शुद्धता, उसके विश्लेषण के तरीकों और समाज पर पड़ने वाले इसके गहरे सामाजिक राजनीतिक असर को किस तरह से बदलेगा, ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये सचमुच एक अहम सवाल है जिस पर आगे भी विचार करना होगा।